हाय दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ कक्षा 12 रसायन विज्ञान चैप्टर नंबर 2। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, हम पिछले वाले वीडियो में बहुत से टॉपिक के बारे में पढ़ चुके थे, लेकिन अब हम यहाँ पे पढ़ते हैं विलेयता, सॉल्युबिलिटी। विलेयता क्या होती है, विलेयता किसे कहते हैं, इसका कहने का मतलब इसका हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग है, इनके बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले विलेयता किसे कहते हैं, आइए इसके बारे में समझते हैं। विलेयता सॉल्युबिलिटी किसे कहते हैं, इसके बारे में हम दोस्तों क्या करते हैं, समझते हैं और अध्ययन करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, विलेयता के बारे में हम यहाँ पे देखते हैं। दोस्तों विलेयता जैसा इसमें बताया गया है कि निश्चित ताप पर 100 ग्राम, कह रहा है निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में, कह रहा है यहाँ पे विलायक जब कहता है दोस्तों, यहाँ पे जब दोस्तों विलायक कहता है तो विलायकों का मतलब होता है, यहाँ पे हमने आपको बताया था सबसे पहले यहाँ पे विलायक के बारे में। तो विलायक के बारे में जिससे हमने बताया A और प्लस B, तो ये क्या था दोस्तों, विलायक और ये क्या था दोस्तों, विलेय, क्या था, विलेय। तो हमें यहाँ पे समझना है कि इसी के आधार पे कह रहा है निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में, 100 ग्राम विलायक। अब कल कहा जाए जैसे शरबत है तो शरबत में विलायक क्या होगा, जल होगा। तो इसमें कह रहा है निश्चित ताप होना चाहिए और 100 ग्राम विलायक की मात्रा होनी चाहिए। इसमें कह रहा है 100 ग्राम विलायक की मात्रा होनी चाहिए। कह रहा है 100 ग्राम विलायक में विलेय पदार्थ 100 ग्राम विलायक हो तथा विलेय पदार्थ जो हो उसका द्रव्यमान जो होगा वो ग्राम में होना चाहिए। तो कहने का विलेय पदार्थों की ग्राम में जितनी मात्रा घोली जा सकती है, क्या घोली जा सकती है, विलेय पदार्थ किसमें, ग्राम में। तो इसमें क्या रहा है जितनी मात्रा घोली जा सकती है उसे विलेयता कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, विलेयता। तो हमने आपको समझाया, यहाँ पे समझने की कोशिश करिए। जैसे यहाँ पे ये क्या हो गया, जल, और प्लस ये क्या हो गया, चीनी। तो दोस्तों हमारे कहने का मतलब यहाँ पे विलायक क्या है, जल, और विलेय क्या है, यहाँ पे चीनी है। तो समझने की कोशिश करिए। टेम्परेचर क्या हो, निश्चित हो, क्या हो, टेम्परेचर निश्चित हो, ताप निश्चित हो। और इसमें कह रहा है 100 ग्राम विलायक में, अर्थात जल की मात्रा कितनी होनी चाहिए दोस्तों, यहाँ पे 100 ग्राम, कितनी होनी चाहिए, 100 ग्राम। अब इसमें कह रहा है विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा, अर्थात जो विलेय होगा, विलेय में क्या है आपका दोस्तों, चीनी, क्या है, चीनी। तो जो विलेय में ग्राम में मात्रा होगी चीनी कह रहा है, चीनी के मतलब जो विलेय है वो जितनी मात्रा घोली जा सकती है किसमें, विलायक में, उसे उसकी क्या कहते हैं दोस्तों, विलेयता कहते हैं। क्या कहते हैं, विलेयता। तो दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं यहाँ पे इसको हम व्यवहारिक तौर पर समझ सकते हैं। जैसे कि देखते हैं कि हम एक ऐसी, जब हम गर्मी में आते हैं तो शरबत बनाते हैं, तो शरबत में जो चीनी होती है एक निश्चित मात्रा में चीनी को डालते हैं, अगर कम मीठा होता है दोस्तों और डाल देते हैं। तो ठीक इस तरीके से एक विलेन बन जाता है और समांगी मिश्रण का, जो कि शरबत कहलाता है। ठीक, अब उसी विलेन में बताया जाता है कि हम चीनी को डालते जाएंगे, अर्थात विलेय पदार्थ को डालते चले जाएंगे। एक ऐसी अवस्था आएगी कि वो जो चीनी होगा अर्थात विलेय पदार्थ होगा वो विलायक में नहीं घुलेगा। तब उसके लिए हमें टेम्परेचर देना पड़ता है, यानी ताप देना पड़ता है, अर्थात हम उसको गर्म करते हैं। जब गर्म करते हैं तब जाकर के वह विलेन में परिवर्तित होने लगता है। तो दोस्तों हम यहाँ पे जैसे देखते हैं कि विलेयता, सॉल्युबिलिटी जो है यहाँ पे दोस्तों, सॉल्युबिलिटी बराबर क्या है, यहाँ पे विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा, विलेय पदार्थ अर्थात चीनी जैसे यहाँ पे विलेय है तो विलेय पदार्थ की यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्राम में मात्रा। और इसमें क्या रहा, विलायक की मात्रा आप जानते हैं निश्चित है, और इसमें विलायक जो होगा उसकी मात्रा, और ये तो 100 उसमें मल्टीप्लाई किया गया। तो कहने का मतलब हमारा कि विलेयता के बारे में आप जान गए अच्छे से। अब हम चलते हैं आगे। जैसे इसमें बताया जाता है गैसों का द्रव में विलयन, जैसे दोस्तों यहाँ पे ये भी बताया जाता है गैसों का ठोस में विलयन,
गैसों का ठोस में विलयन। तो गैसों का ठोस में विलयन जैसे दोस्तों, अब अगर उसी के आधार पे यहाँ पे दिया गया है गैसों का द्रव में विलयन, तो जो गैस होते हैं गैसों का द्रव में विलयन, जैसे अगर देखा जाए एग्जांपल देखा जाए, इसमें कह रहा है गैसों का द्रव में विलयन कार्बोनिक अम्ल को दोस्तों यहाँ पे ले लिया जाए, अगर ले लिया जाए यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे कार्बोनिक अम्ल को H2O + CO2, अब इसको तो क्या बनता है दोस्तों यहाँ पे, ये आपका कार्बोनिक अम्ल है। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये आपका जल है और ये क्या है कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये क्या हुआ, एक विलायक हुआ, क्या हुआ दोस्तों यहाँ पे विलायक हुआ, और ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या हुआ यहाँ पे दोस्तों विलेय, क्या हुआ विलेय। तो कहने का मतलब है हमें हमारा यहाँ पे जैसे कह रहा है गैसों का द्रव में विलयन, गैसों का द्रव में विलयन, तो द्रव में विलयन गैस घुलेंगे द्रव में, तो जो विलायक होगा वो जल होगा और जो विलेय होगा वो गैस होगा। तो वो गैस आप जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड है और यहाँ पे ये दोस्तों क्या है आपका जल है। तो कहने का मतलब यहाँ पे कार्बोनिक अम्ल बन रहा है, इस तरीके से ये मिश्रण बना रहे हैं, हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे, अर्थात इन्हीं के एग्जाम्पल के इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कह रहा है गैसों का द्रव में विलयन, तो दोस्तों यहाँ पर बताया जाता है प्रायः सभी गैसें जल या अन्य द्रव में एक निश्चित मात्रा में घुलनशील होते हैं। अर्थात इसमें कह रहा है प्रायः सभी गैसें जल में या किसी निश्चित, कह रहा है किसी अन्य द्रव में निश्चित मात्रा में घुलनशील होते हैं, एक निश्चित मात्रा ही होगी जिसमें वो क्या होंगे दोस्तों यहाँ पे घुलनशील होंगे। अब दोस्तों हम यहाँ पे जैसे अगर इनके बारे में बात करते हैं तो वो कहने का मतलब है कि जल में सर्वाधिक कौन सी गैस घुल जाती है, कौन नहीं घुलती या कौन सबसे कम घुलती है, इनके बारे में हम दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे देखते हैं कि आपका देख रहे हैं यहाँ पे जल में H2O में सर्वाधिक घुलनशील गैस, अर्थात जल में सर्वाधिक घुलनशील गैस, तो दोस्तों वो है अमोनिया, क्या है यहाँ पे अमोनिया। अब इसके अलावा यहाँ पे बहुत से ऐसे भी है, जैसे दोस्तों आप जानते हैं कि जल में सल्फर डाइऑक्साइड गैस घुलना, जल में सल्फर डाइऑक्साइड गैस घुलना। तो कहने का मतलब हमारा यहाँ पे तो ठीक उसी प्रकार कि जल में सर्वाधिक घुलनशील गैस क्या है यहाँ पे अमोनिया है। ठीक उसी प्रकार कह रहा जल में हम यहाँ पे डॉट डॉट करके दोस्तों दर्शा दिए हैं ताकि जल्दी से कार्य हो जाए बस। तो कहने का मतलब हमारा दोस्तों जल में सर्वाधिक कम घुलनशील गैस हीलियम है। अर्थात इसमें कह रहा है यहाँ पे तो कह रहा है सर्वाधिक घुलनशील गैस अमोनिया है और यहाँ पे दोस्तों यहाँ सर्वाधिक है लेकिन क्या है कम है, सबसे कम है, सर्वाधिक मतलब सबसे ज्यादा कम घुलनशील हीलियम गैस है। तो दोस्तों हम यहाँ पे चलते हैं आगे अगले नोट की ओर। जैसे कह रहा है दोस्तों यहाँ पे एनटीपी पर इसमें इसको बोलते हैं नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। तो इन एनटीपी पर दोस्तों यहाँ पे बताया जाता है H2O यानी जल के एक आयतन में अमोनिया के लगभग 1300 आयतन घुल सकते हैं। कह रहा है यहाँ पे अमोनिया के 1300 आयतन घुल सकते हैं, अर्थात अमोनिया के एक अणु में यहाँ पे अमोनिया यानी जल में अमोनिया 1300 आयतन क्या कर सकते हैं घुल सकते हैं। ठीक उसी प्रकार दोस्तों हम यहाँ पे देखते हैं, कह रहा है यहाँ पे एनटीपी पर जल के एक आयतन में, कह रहा जल के एक आयतन में हीलियम के 0.01 आयतन घुल सकते हैं। अर्थात सबसे ज्यादा घुलनशील कौन यहाँ दिखाई दे रहा है, अमोनिया दिखाई दे रहा है यहाँ पे अमोनिया, और सबसे कम क्या दिखाई दे रहा है दोस्तों यहाँ पे हीलियम दिखाई दे रहा है। हीलियम का आपको पहले ही दिखाई दे रहा है 0.1। ठीक, तो दोस्तों हम आगे की ओर चलते हैं। जैसा इसमें बताया गया है कि द्रव में गैसों की विलेयता को अवशोषण गुणांक द्वारा व्यक्त किया जाता है। अर्थात इसमें क्या रहा है जैसे कि द्रव में गैसों की विलेयता, अर्थात द्रव में जल में गैसों की जो विलेयता होती है उसको व्यक्त करने के लिए अवशोषण गुणांक, अवशोषण का मतलब होता है वो क्या करता है अवशोषित करता है, अवशोषण गुणांक द्वारा व्यक्त किया जाता है। बुनसन के अनुसार अवशोषण गुणांक किसे कहते हैं, अवशोषण गुणांक किसे कहते हैं। जैसा कि दोस्तों हम यहाँ पे बताया गया है, क्या बताया गया है, किसी निश्चित ताप पर, कह रहा है यहाँ पे किसी निश्चित ताप पर एवं एक वायुमंडलीय दाब पर, कह रहा है यहाँ पे किसी निश्चित ताप पर एवं एक वायुमंडलीय दाब पर विलायक के इकाई आयतन में, कह रहा है विलायक के इकाई का मतलब होता है विलायक की जो मात्रा है वो इकाई, एक इकाई आयतन में घुलित गैसों का
एनटीपी पर निकाला गया आयतन अवशोषण गुणांक कहलाता है। अर्थात दोस्तों यहाँ पे कह रहा है यहाँ पे कि किसी निश्चित ताप पर एवं एक वायुमंडलीय दाब पर, जो दाब होगा दोस्तों एक वायुमंडलीय दाब होगा, दाब पर विलायक के इकाई आयतन में, जो विलायक है विलायक के इकाई आयतन में घुलित गैसों का एनटीपी पर, घुलित गैस जो घुले हुए गैस हैं दोस्तों, उन गैसों का एनटीपी पर निकाला गया आयतन अवशोषण गुणांक कहलाता है। कह रहा है यहाँ पे कह रहा है कि इसमें इकाई आयतन में घुलित गैस का एनटीपी पर निकाला गया जो आयतन होगा वो आयतन अवशोषण गुणांक कहलाता है। तो दोस्तों यहाँ पे हम देखते हैं आगे क्या है, गैसों की द्रव में विलेयता के प्रभावित करने वाले कारक। अर्थात कह रहा है गैसों का द्रव में विलेयता के आधार पर प्रभावित करने वाले कारक, जो इफेक्ट प्रभावित करते हैं, वो कारक कौन कौन से हैं, उन कारकों के बारे में हम यहाँ पे पढ़ते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे जो गैस होते हैं, गैसों की प्रकृति और किस द्रवों की प्रकृति व गैसों की प्रकृति। तो इन प्रकृति के बारे में हम यहाँ पे दोस्तों देखते हैं। जैसा इसमें कह रहा है गैस तथा विलायक की प्रकृति, तो कह रहा है शीघ्र द्रवित होने वाले विलायक, शीघ्र द्रवित होने वाले विलायक से क्रिया करने वाली, अर्थात विलायक से क्रिया करने वाली गैसों की विलेयता सर्वाधिक होती है। कह रहा है इसमें शीघ्र द्रवित होने वाले विलायक से क्रिया करने वाले गैसों की विलेयता सर्वाधिक होती है। जैसे एग्जांपल में अमोनिया, हाइड्रोजन क्लोराइड, जिसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड। तो दोस्तों ये क्या होते हैं, ये शीघ्र द्रवित हो जाते हैं विलायक से। क्या हो जाते हैं दोस्तों, यहाँ पे विलायक से क्या होते हैं, द्रवित हो जाते हैं। तो ठीक हम अगला वाला देखते हैं, जैसे विलायक से क्रिया न करने वाली गैसें, अर्थात शीघ्र क्रिया न करने वाली गैसों की विलेयता कम होती है। अर्थात ये क्रिया ज़्यादा करती है, तेजी से करती है, क्योंकि इसका शीघ्र द्रवित होती है तो ये क्रियाशील होती है, तभी तो द्रवित हो जाती है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे ये कम क्रियाशील वाली गैसें हैं, इनकी जो विलेयता होती है वो जल में क्या होती है, कम होती है। तो जैसे दोस्तों नाइट्रोजन, हीलियम, नियान इत्यादि। तो दोस्तों हम आगे चलते हैं, आगे क्या है यहाँ पे अगला इफेक्ट करने वाला क्या है, ताप। क्या है दोस्तों, ताप। यानी कि अगर हम बताया जाता है कि अगर विलयन में हम अत्यधिक ताप देंगे तो उसमें विलेयता की जो मात्रा होगी या विलेयता जो होगा वो क्या होगा दोस्तों, कम होगी। अर्थात ताप बढ़ाने से गैसों की विलेयता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब ताप बढ़ाएंगे तो गैस जो होंगे, गैस गर्म होकर के उनकी विलेयता धीरे धीरे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे हम चलते हैं दाब का प्रभाव, इफेक्ट, प्रेशर। तो यहाँ पर दोस्तों दाब का प्रभाव यानी दाब बढ़ाने से गैसों की विलेयता बढ़ती जाती है। अर्थात जितना दाब डालेंगे वैसे वैसे गैसों की जो विलेयता होती है दोस्तों वो क्या होती जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। द्रव में गैसों का जो विलयन का जो नियम है उस नियम को हेनरी ने सन 1805 में प्रतिपादित किया या प्रस्तुत किया। तो हम हेनरी का जो नियम है वो नियम क्या है, अर्थात द्रव का गैसों में विलेयता के आधार पे उनका नियम क्या है, उसमें क्या बताया गया है, हम उसके बारे में यहाँ पर देखते हैं। तो दोस्तों चलते हैं आगे। हेनरी का नियम, लॉ ऑफ हेनरी, अर्थात कह रहा है इसमें इस नियम को सन 1805 में विलियम हेनरी ने प्रतिपादित किया था। अब इनके अनुसार बताया जा रहा है कि द्रव का गैसों में विलयन क्या होता है, कैसे होता है, इनके आधार पे हम पढ़ेंगे। इनके अनुसार बताया जा रहा है स्थिर ताप पर, कह रहा जो टेम्परेचर हो वो क्या हो, स्थिर हो। स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में, कह रहा है किसी गैस की द्रव में विलेयता द्रव, किसी गैस की द्रव में विलेयता द्रव या कह दें या फिर अथवा विलयन की सतह पर पड़ने वाले गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होते हैं। ठीक दोस्तों, तो जैसा एक बार फिर से देख लेते हैं। स्थिर ताप पर
किसी गैस की द्रव में विलेयता द्रव द्रव में विलेयता द्रव गैस की द्रव में विलेयता द्रव अथवा विलयन की सतह पर पड़ने वाले गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होते हैं। दोस्तों यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि स्थिर ताप पर किसी गैस के विलयन की सतह पर पड़ने वाले इसके आंशिक दाब के समानुपाती होते हैं। तो जैसे दोस्तों यहाँ पे है m प्रोपोर्शनल p, m क्या है मोलरता, p क्या है प्रेशर, तो m प्रोपोर्शनल p। तो दोस्तों यहाँ पे प्रोपोर्शनल हटाया जाएगा तो कोई स्थिरांक के रूप में कोई लगाया जाएगा अल्फाबेट में। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे बताया गया है कि यहाँ पर m बराबर kp जहाँ k क्या है स्थिरांक है, लेकिन ये नियम किसका है दोस्तों हेनरी का, इसीलिए स्थिरांक के बगल में यहाँ पे h जुड़ जाता है। क्या जुड़ जाता है दोस्तों यहाँ पे h जुड़ जाता है। तो यानी कि m बराबर स्थिरांक p यानी k स्थिरांक p। तो जैसा दोस्तों m बराबर मोलरता, p बराबर दाब और kh बराबर हेनरी स्थिरांक है। हेनरी स्थिरांक मतलब होता है जो स्थिरांक है, ये नियम हेनरी का है इसीलिए h लगा दिया गया है, और जबकि k क्या है स्थिरांक है। तो दोस्तों हमने आपको बताया हेनरी का नियम। तो हेनरी का नियम क्या है अभी आपने यहाँ पे देखते हैं मोल प्रभाज और मोल प्रभाज के आधार पर विलेयता। मोल प्रभाज के आधार पर विलेयता जैसे कह रहा है जब गैस की विलेयता को उसके मोल प्रभाज के रूप में व्यक्त किया जाता है, अर्थात इसमें कह रहा है जब गैस की विलेयता को उसके मोल प्रभाज के रूप में व्यक्त किया जाता है तो उसके अनुसार किसी गैस का वाष्प अवस्था में, देखिए यहाँ पे दोस्तों किसी गैस का वाष्प अवस्था आप देख रहे हैं यहाँ पे वाष्प अवस्था में आंशिक दाब P अर्थात आंशिक दाब उस विलयन में गैस के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। क्या होता है समानुपाती होता है। वाष्प अवस्था में कह रहा है आंशिक दाब उस विलयन में गैस के मोल के प्रभाज के समानुपाती होता है। तो समझने की कोशिश करें यहाँ पे, जैसे देख रहे हैं यहाँ पे P प्रोपोर्शनल x है, P प्रोपोर्शनल x है, P क्या है प्रेशर दाब और x क्या है यहाँ पे मोल प्रभाज। क्या है दोस्तों यहाँ पे मोल प्रभाज। इसमें P प्रोपोर्शनल x लगाया गया। ठीक उसी प्रकार यहाँ बताया गया किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब P उस विलयन में गैस के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। तो यहाँ पे P प्रोपोर्शनल x है अर्थात P क्या है प्रेशर है, x क्या है मोल प्रभाज है। तो दोस्तों P बराबर प्रोपोर्शनल हटाएंगे हेनरी स्थिरांक लगाएंगे, P प्रोपोर्शनल x यानी कि मोल प्रभाज। तो यहाँ पे दाब बराबर स्थिरांक हेनरी स्थिरांक और x। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे स्थिरांक को अकेला करेंगे और उसके बाद दाब और मोल प्रभाज को एक तरफ कर देंगे। तो यहाँ पे हेनरी स्थिरांक बराबर P अपान मोल प्रभाज अर्थात दाब बराबर बटे मोल प्रभाज, जहाँ दोस्तों P दाब है, KH हेनरी स्थिरांक है, S मोल प्रभाज। जैसे कि आप जानते हैं हमने अभी आपको पढ़ा हेनरी लॉ। तो हेनरी लॉ जो है उसमें बताया गया है सॉल्युबिलिटी को लेकर के। तो जो हेनरी लॉ है तो हेनरी लॉ में हमने आपको बताया कि उससे संबंधित कुछ नियम हैं, उनकी सीमाएं हैं, उन सीमाओं के बारे में जानते हैं अर्थात हेनरी की सीमाएं। तो हेनरी की सीमाएं क्या हैं उनके बारे में हम जानते हैं दोस्तों। तो जैसा कह रहा है यह नियम तनु विलयन के लिए मान्य नहीं है। जैसे विलयन दो प्रकार के होते हैं दोस्तों, सांद्रता के आधार पर विलयन दो प्रकार के होते हैं, एक तनु विलयन और एक क्या होता है सांद्र विलयन। एक तनु विलयन होता है और एक क्या होता है सांद्र विलयन। दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि यह नियम तनु विलयन के लिए मान्य नहीं है। ठीक दोस्तों, जैसे इसमें बताया गया है तनु का मतलब होता है और सांद्र का मतलब क्या होता है, सांद्र मतलब होता है गाढ़ा, तनु मतलब होता है हल्का पतला। तो विलयन का दाब, अगला कह रहा है विलयन का दाब बहुत अधिक नहीं होना चाहिए। जो विलयन पर दाब हो या विलयन का जो दाब हो वो बहुत अधिक नहीं होना चाहिए। कह रहा आगे गैसों की विलेयता अर्थात गैसों की विलेयता बहुत अधिक नहीं होनी चाहिए, अर्थात उसमें जो गैसों की विलेयता हो अर्थात गैसों की विलेयता का मतलब होता है उसमें सर्वाधिक मात्रा में गैस नहीं होने चाहिए, सर्वाधिक मात्रा में गैस नहीं होने चाहिए। तो इसमें कह रहा है आगे, कह रहा है
गैसों की विलायक में न तो वियोजन और न ही समगुणन होना चाहिए। अर्थात इसमें क्या है, गैसों की विलायक में न तो वियोजन और न ही समगुणन होना चाहिए।